बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना, आपका बहुत शुक्रिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हिना, आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं? जी, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। पीपल वांट टू नो अबाउट यू। Yes, and people want to know about you as well. How do you feel? I hope you're well too. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी से बचे हुए हैं, हीट वेव से बचे हुए हैं। गर्मी से बचा हुआ हूँ क्योंकि एहतियात बरती जा रही है और ऑन एयर भी जो इंस्ट्रक्शंस देने का सिलसिला है ना, आई जस्ट यू नो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उतनी कम है। और नाज़रीन, आज के शो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में एतराज़ात की गूंज के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि इस बेंच ने क्या एतराज़ात किए, इस बेंच से कौन अलग हो गया, किसके क्या रिमार्क्स से, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात हुई और क्लाइमेट चेंज के असरात से बच निकलने की जो कोशिशें हैं, इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ईद कुर्बान पर आलाइशों से कैसे निजात मिलेगी। जब भी ईद आती है तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, ख्याल रखने का कहा जाता है कि आलाइशें इस तरह से आप रोड्स पर ना फेंकें और उनको प्रॉपर तरीके से जो तरीकाकार बताया जाता है उनको उस तरह से आप वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले करें या जो भी आपके एरिया में जो तरीका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत गफलत करते हैं और हम उनको देखते हैं कि वो रोड्स पर या हमें घरों के बाहर आलाइशें नजर आती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से गुरेज करें। आपका वतन है, हमारा वतन है, प्लीज़ इसको साफ रखें और सफाई का बहुत ख्याल रखें। इसके अलावा हम बात करेंगे जी, नन्हा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाने को तैयार है और बचपन से ही प्रॉब्ली 5-6 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलने में उसको वो इंटरेस्ट है और वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता है। प्रैक्टिस भी अगर हम उसकी बात करें तो रोज़ करता है। फिर प्रैक्टिस कहते हैं कि मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ही इज़ रियली गुड एट इट और काफ़ी यंग उम्र से वो क्रिकेट खेल रहा है। इसके अलावा हम क्रिकेट की जब बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हलचल आजकल जमील चल रही है और ख़बरें जो हैं वो हमें रोज़ सुनने को मिलती हैं कि अब ये चेंजेस हो गई, वो चेंजेस हो गई। तो ज़का अशरफ की जानिब से एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करने पर ACC का सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आया है। तो जो फैसले जो है पहले हो चुके थे उन पर अगर दोबारा से आप उनको मुस्तरद करेंगे हाइब्रिड मॉडल पर, पहले बहुत डिस्कशन हुई, बड़ी मुश्किल से उसको एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जा रहे थे। तो अब अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे तो प्रॉब्लमैटिक तो होंगे। बिल्कुल जनाब, और सबसे पहले जो है वो हम जिक्र करते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज टाइटन का। जिंदगी की तलाश दम तोड़ गई। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज टाइटन खुद मलबे का ढेर बन गई। सवार तमाम 5 मुसाफिर इसमें हलाक हो गए और अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि मलबा टाइटैनिक के करीब से मिला है। आबदोज मुमकिन तौर पर बैरूनी दबाव बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से तबाह हुई है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एडवेंचर की नीयत से इतने डॉलर्स खर्च करके आप टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाते हैं और आगे से ये एक सानिया एक हादसा पेश आता है। इसकी अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो है वो शो किए जा रहे थे। ये कुछ अफराद हैं जिनकी तस्वीर आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, ये इस टाइटन में सवार थे और आबदोज जब पानी में गई उससे पहले कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और बहुत पहले एक एम्प्लॉय ने इस पर रिसर्च की और उसने ये बताया कंपनी को, ओशन गेट को, कि यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो दिस इज नॉट एट ऑल सेफ और इसको इस तरह से ज़ेरे आप भेजना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो उसको कंपनी से कहा यह जा रहा है कि फायर कर दिया गया। और कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, ये भी कहा जा रहा है कि इसको PS5 के जिस तरह से हम अपने घर में एक रिमोट कंट्रोलर होता है जिससे हम उसको बच्चे आई वुड से उससे खेलते हैं, अब तो उससे कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारी और भी बातें इसके हवाले से आ रही हैं सामने के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से बार बार बात की जा रही थी। बारहा कहा गया कि ये सेफ नहीं है और लोगों से, जो लोग इसमें सवार थे जमील, उनसे एग्रीमेंट लिया जाता है, उनको ये बताया जाता है बाकायदा तौर पर कि दिस इज नॉट एट ऑल सेफ एंड दिस कैन इवन कॉज डेथ। उसके अलावा और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आपसे साइन कराए जाते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स के साइन दिए जाते हैं। लेकिन एडवेंचर की नीयत से ये लोग गए और ये सानिया पेश आया जिसको सुनकर जब ये खबर कल सामने आई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई।
और अल्लाह कहा ताला ये इनके जा घर रहा है वालों कि को बहुत सब्र दे। महंगी मौत खरीदी इन लोगों ने, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इसके साथ तजुर्बात भी बहुत की। अच्छा, इससे पहले भी टाइटन कई मिशंस कर चुकी है, इससे पहले एडवेंचरस मिशन, लेकिन जो साइन करवाए जाते हैं कि आपकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। Exactly, तो इसके आपकी बावजूद आप consent- इतने करोड़ों रुपए खर्च करके और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे हैं। आपने टाइटैनिक का मलबा देख के क्या करना है? क्या आप करना है? वही YouTube पे उसकी YouTube डॉक्यूमेंट्री पे देख देखें, लें, this तो is आपको what I वो was सब पता चल thinking. जाएगा कि किस तरह जो है वो टाइटैनिक तबाह हुई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं जनाब, और सिविलियन के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस हवाले से बात करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और करामत अली दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के एतराज़ात सामने आए। 9 रुकनी बेंच टूटने के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया। इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत लगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दरखास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं। किसी को मेरे बेंच में बैठने पर एतराज है तो अभी बता दें। लतीफ खोसा ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि 9 मई के बाद सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला हुआ, जिसकी काबीना ने भी तौसीह की। मुलव्विस अनासिर को सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया किस कानून और बुनियाद पर आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाजत दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल में सिविल एक्ट में ज्यादा सख्त सजाएं हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा क्या फौजी अदालतों में ट्रायल की कोई वजह भी बताई गई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जो लोग मुकदमात में नामजद हुए क्या उन्होंने इसे चैलेंज किया। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि कौन चैलेंज कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन मुकदमात पर समाअत सिर्फ फौजी अदालतों में होगी। सेक्शन 549 की शिक 3 के तहत तो सिर्फ फौजी अफसरान या मुतल्लिका अफराद के मुकदमे ही मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। वकील लतीफ खोसा बोले, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसे छोड़ दिया गया, जिसने नहीं की उसको पकड़कर अंदर कर दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये अवाम की आजादी का मामला है। पूछा सिविल और फौजी हिरासत में मजमूई तौर पर कितने लोग हैं और उनमें कितनी खातीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत जुमे की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी। इस केस की आज भी मजीद समाअत होगी और देखते हैं कि आज की समाअत में मजीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। तफसील से बात करते हैं। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर, गुड मॉर्निंग। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के एक तो क्या नताइज हो सकते हैं, और खास तौर पर जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के एतराज़ात को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान में इससे पहले जब हुआ तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ APC का वाक़या हुआ था और दहशतगर्दी का इतना खौफनाक वाक़या था कि जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो मुत्तफ़िक हो गई और उन्होंने कहा कि जनाब इनके दहशतगर्दों के ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में किए जाएं, और उसके लिए बाकायदा आइन में अमेंडमेंट भी की गई। और फिर उसके बाद एक उसमें सनसेट क्लॉज आई 2 साल की तौसीह के बाद कि ये इस मौके पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद तौसीह नहीं की गई। अब मामला ये है कि इस वक्त ये जो जिन लोगों के ट्रायल की बात की जा रही है, ना तो ये दहशतगर्द हैं और ना इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई लड़ी है, ना पाकिस्तान के साथ बरसर पैकार है। इनका मामला तो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक है, और पॉलिटिकल पार्टी का नुक्ता नज़र जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भाता नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जमातें जो हैं वो शामिल हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करना चाहती हैं, और उसे ख़त्म करने के लिए बाकी सारे हरबे जो थे जब आजमाए जा चुके हैं। तो अब आखिरी हरबा ये है कि जनाब समरी मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए उनके फैसले करके उन्हें फारिग कर दिया जाए। तो ये मैं नहीं समझता कि इस मामले में पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उन्हें खामोश रहना चाहिए या पाकिस्तान के शहरियों को खामोश रहना चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क हमारा सबका है और ये शहरी हैं इस पाकिस्तान के, और इनके लिए इन्हें अपनी फ़ौज से ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये फ़ौज जो है ये अगर तो खुदा न खास्ता ये ऑक्यूपेशन आर्मी होती, किसी और मुल्क से आई हुई होती और ये ट्रायल करती तो और बात थी। ये तो आपके पाकिस्तान की अपनी फ़ौज है, तो अपनी फ़ौज के हाथों लोगों का इस तरह ट्रायल होना और उन्हें इस तरह। अब फिर दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट कानूनी ये है कि ये जो ट्रायल होते हैं सब मिलिट्री कोर्ट्स के,
इसमें कोई सिविल लॉ को या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में बड़ी मेहनत के साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें बाकायदा ट्रायल का एक तरीक़ेकार है। उसके लिए एक जज होता है, ज्यूरी होती है, आपको एविडेंस का मौका दिया जाता है, आपका काउंसल होता है, आप चार्जशीट होती है, आप उसका जवाब देते हैं, प्रॉपरली सुनने के बाद आपको सजा दी जाती है या आपको बरी कर दिया जाता है। और 10A जो है हमारे आइन में वो मुतारफ़ इसीलिए करवाया गया कि हर शख्स को फ्री ट्रायल जो है उसका हक हासिल है कि उसका ट्रायल जो है वो पूरा फ्री हो। तो ये सारी इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी है। अब जिन लोगों ने वहाँ बैठ के सजाएं अनाउंस करनी है, उनकी ना तो कभी ट्रेनिंग इस तरह की हुई, ना उन्होंने कभी अदालतों का रुख किया, ना उन्हें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि जो शख्स आता है, जो उसके खिलाफ इल्ज़ाम है वही सच है, और उसके मुताबिक मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो एक छोटी सी फॉर्मल कार्रवाई के बाद उन्होंने बाकायदा उसे अनाउंस कर देना है कि जनाब आपको ये सजा दी जाती है। तो पहले भी आपको याद होगा कि जब ये सनसेट क्लास वाली बात आई थी और सजाएं हुई थी, उस वक्त भी बहुत सारी सजाएं मैक्सिमम जो थी उनको सुप्रीम को हमारी अदालतों ने, हाई कोर्ट ने, खासतौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें सेटिसाइड कर दिया था। उसकी वजह यह है कि कानून जो है उसकी एक मंशा है, वो कहता है कि एक बेगुनाह को सजा जो है वो नहीं होनी चाहिए, और चाहे उसके नतीजे में कुछ यानी गुनाहगार जो है वो बच जाए, लेकिन आपको सजा जो है वो देने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूंकि किसी शख्स की भी जिंदगी जो है उसको लेना, उसकी आज़ादी को सलब करना बगैर कानूनी तरीक़ेकार के, बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, ये इतना बड़ा जुर्म है कि शायद उससे भी बड़ा जुर्म है जो उस शख्स ने किया है। तो मैं ये समझता, हाँ दूसरी बात, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें जो जज साहबान का रवैया था, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के नामजद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जनाब इस बेंच को मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास भी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये कह सके कि जनाब ये बेंच को, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट का हर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और उसके वहाँ बैठने से, हाँ ये आप इख्तिलाफ करके जा सकते हैं कि जी मैं रिक्यूज करना चाहता हूँ अपने आप को, मैं इसमें नहीं बैठता, लेकिन आप इस अंदाज में खड़े हो जाते हैं जिसका कोई आज तक तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई जज साहब जो हैं। बाकी मैं भी कल प्रोसीडिंग्स देख के हैरान था कि मुसलसल काजी साहब मोहतरम जो थे वो खुद गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी दास्तान सारी बयान कर रहे थे, और अपने तमाम जो तकलीफें उन्हें या उनके रंज थे अदालतों, अपनी अदालत के खिलाफ, उसका वो इजहार कर रहे थे, और उसके बाद किसी को मौका नहीं दे रहे थे बात करने का, बल्कि गुस्से में आकर कह रहे थे चीफ जस्टिस को भी कि इन लोगों को चुप कराए, खामोश करवाए। यानी एक और बात जो है, क्या हमारे अपने रंज जो हैं, हमारे अपनी मुश्किलात जो है आपस की, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि पाकिस्तान का एक जिंदगी और मौत का मसला जो है आम शहरियों की, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का मामला और क्या हो सकता है, और पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला क्या हो सकता है, जहाँ शहरियों की आज़ादियाँ, उनकी ज़िंदगी वो दाव पे लग रही है, और इसके नतीजे में खुदा न खास्ता आज समरी मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश हो जाती हैं, और आज के दौर में हम लोगों को सजाएं दे देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारा इमेज पूरी दुनिया में क्या बनेगा? पूरी दुनिया में कहीं ये तसव्वुर नहीं है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियन को सजाएं दें। आज हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने पे तुले हुए हैं, और उसमें हमारी अदालतों का अगर ये कंट्रीब्यूशन हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक होगा। इस पे उन्हें असर नौ गौर करना होगा और देखना होगा मामले की संगीनी को और इसकी नौयत को, क्योंकि इससे जो तासर मिल रहा है वो तासर ये मुंतकिल हो रहा है कि डिवीजन है, और पॉलिटिकल बुनियादों पर डिवीजन है। बाकायदा एक सियासी पार्टी जो है उसके साथ कुछ लोग हमारे जज साहबान वो शामिल हैं, और उनके हर नुक्ता नज़र को, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तुले हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये उन्हें सोचना चाहिए कि इस हद तक आपकी डिवीजन का नतीजा ये है कि आज आपके सामने खड़े होकर अदालतों को वो गालियां दी गई, अदालतों को इतनी तानो तशनीह की गई जो इससे पहले हमें कभी तसव्वुर नहीं की थी। तो आज क्या ख्याल है कि आज का आने वाला आज का चीफ जस्टिस जो है वो अगर ये फेस कर रहा है तो कल का चीफ जस्टिस जो है वो इससे महरूम फारिग रह जाएगा या उसको बरी जुम्मा हो जाएगा। हम अदालतों के पर खुद काट रहे हैं
और जब अदालतों के पर कट जाते हैं तो सोसाइटी की परवाज जो है वो खत्म हो जाती है, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती विदाउट रूल ऑफ लॉ। सर दुरुस्त का आपने। लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है। काफ़ी उन्होंने बातें की हैं कि सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार को दाव पर ना लगाएं, आप लोग जा रहे हैं, कोई वरसा छोड़ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, आप किस्सा पारी ना बन जाएंगे। काफ़ी इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। तो मैं आपका कमेंट चाहूँगा, क्या ये अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल दबाव डालने की कोशिश है, बल्कि आप ये देखें वजीर दिफा का इस तरह की गुफ्तगू करना, ये आज नहीं उन्होंने गुफ्तगू की, इससे पहले भी गुफ्तगू इसी तरह की वो मुसलसल कर रहे हैं। और फिर इन्होंने एक अपना वजीर आजम का एक एडवाइज़र बनाया हुआ है जो बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करता है जिसका कानून और आइन के साथ ताल्लुक नहीं है, और बड़ी दलेरी के साथ वो कहता है कि अगर अदालतें ऐसे फैसले करेंगी तो हम कानून साजी के जरिए उसे ख़त्म कर देंगे। और फिर यहाँ तक ये गुफ्तगू हो गई कि जनाब अदालतों का ये जो पाकिस्तान की रियासत है उस रियासत के ढांचे में अदालतों का तो कोई जिक्र तक नहीं है। यानी इस तरह की गुफ्तगू भी सुनने में आ रही है। यानी यहाँ पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट रियासत का ये है कि रियासत जो होती है उसमें ट्राइकोटमी होती है, उसके 3 पिलर होते हैं, और उस 3 पिलर में अदालतें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पार्लियामेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट को बनाने वाले हैं, और वो अवाम है जो ताकत का सरचश्मा है। हमारे वज़ीर दिफा जो है वो अवाम की तौहीन कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। ये जो अपने इज्जत की बात कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा दिया सिर्फ अपने चंद मफादात की खातर, अपने सियासी मुखालिफिन को खत्म करने की खातर जिनका ये मुकाबला नहीं कर सकते। आज आपका क्या ख्याल है कि हमें नहीं, इससे पॉलिटिकल ताल्लुक हमारा किसी पार्टी से हो या ना हो, क्या हम किसी को वजीर दिफा को या उनकी पार्टी को ये इजाजत दे सकते हैं कि वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से उनका राइट ऑफ वोट छीन ले और हुक्मरानी का उनका हक छीन ले, और अदलिया जो हमारी आजादी की गारंटी है, जिनकी यानी अगर पाकिस्तान में अदालतें नहीं होगी तो दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ डील करने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल सही हमारी मुल्क की बात। बिल्कुल सर आपका कमेंट आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरह इदारों को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल भी अच्छी रिवायत नहीं है, और हर आने वाला अगर इदारों को इस तरह तनकीद का निशाना बनाता जाएगा तो अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए दबाव बढ़ाना कतई तौर पर जमहूरियत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं। ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट जो है उसमें शिरकत के लिए दुनिया ख़तरात से दो चार रहेगी, और मुआशी जब तक इंसाफ नहीं होगा पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी आंखों से देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस समिट में ऐसा कहा। दौरा फ्रांस के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से उन्होंने मुलाकात भी की। अब ये जो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से क्लाइमेट चेंज जो बहुत सडन है ये क्लाइमेट चेंज। अच्छा, किसी का गलती का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं, बिल्कुल। बड़े कंट्रीज जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बिल्कुल, उनकी ये गलतियां हैं बेसिकली, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियां। इस पर भी हम तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस पर कमेंट लेंगे। इस समिट पर नसीम शाह साहब, डायरेक्टर EPA हमारे साथ हैं। नसीम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट जो है इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए इस बार आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल के क्या फैसले हो सकते हैं इस समिट में, और किस हद तक वो इफेक्टिव होंगे? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने खुद बताया कि ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस का इशू है और सबसे अहम इशू यही है। और ये भी आप जानते हैं कि हमारा जो मुल्क है या जिस रीजन में हम हैं, तो सुजन हमारा मुल्क जो है, हम इसमें कंट्रीब्यूटर नहीं है। हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है इस सारे मामले में, लेकिन इफेक्टिव में हम पहले 10 मुल्कों में आते हैं, कभी 5वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे, इस तरह करके। अब प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी आपने सुनी होगी, जब फ्लड आए तो फ्लड
क्यों आए थे, ये जो बहुत यानी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। जहाँ सर्दी होती थी वहाँ टेम्परेचर बदल गया, और जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी जून के शुरू में आप देख लें जो 42 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ करता था, वहाँ बारिशें हो रही थी। जी। अच्छा, वो फ्लड जब आए तो वो चूंकि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से था, और जैसे आपने फरमाया वेरी राइटली कि ये किसी और की कसावटें थी, किसी और के इश्यूज थे जो कि हमें भुगतने पड़े। लेकिन जब यहाँ पे इतना ज्यादा जानी नुकसान हुआ और इतना माली नुकसान हुआ, और उस वक्त फिर इस इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए थी। और जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा भी कि जब हमने अप्रोच किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो हमें फिर वो लोन कहे गया कि जी आपको लोन मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जैसे मुल्कों का, पाकिस्तान जैसे मुल्कों का जो कि जिनकी माली हैसियत उतनी मुस्तहकम नहीं है और हम खमियाजा किसी और का भुगत रहे हैं, तो उनको इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशन के जो मालिक हैं और ये जो मुख्तलिफ फोर्स हैं, उनको हम जैसे मुल्कों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इनके ऊपर कोई काबू पाया जा सके। जी अच्छा नसीम शाह साहब, आलमी सतह पर वो कौन से फौरी इकदाम हैं जो होने चाहिए जिनसे अगर हम बात करें दुनिया जैसा से क्लाइमेट चेंज के असरात आजकल हम देख रहे हैं, तो दुनिया उससे किस तरह से बच सकती है? कौन से ऐसे इकदाम होने की जरूरत है? देखिए ना, आप अपने इसको चूंकि हम दुनिया में ही हैं और अपने मुल्क का आप देख लेना, हमारे चूंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा देखिए एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा इशू क्या है कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको गंदा पानी साफ करना है तो भी फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। अगर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगने हैं इंडस्ट्री में, उसको अपग्रेड करना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को करना है, रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है, तो हर चीज पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। ट्री प्लांटेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 25% है, हम 5% पे बैठे हैं। अगर इसको हमने 25%, यानी एक एक चीज के बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए। तो वो उसमें बेसिकली हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने इसके ऊपर थ्रू इन्फोर्समेंट और थ्रू जो अदर तरीकाकार हैं उसके तहत इन चीजों पे काबू पाना है। और नंबर 2, जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वहां पे उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें सपोर्ट करना होगा ताकि जो उनकी वजह से, जैसे मैंने अर्ज किया था कि हम इसमें प्रॉब्लम में हैं, तो ताकि वो हमारे मसाइल हल हो सके। अच्छा, लेकिन नसीम शाह साहब, हमें क्या करने की जरूरत है वो तो हम बहुत डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन इन ममालिक को क्या करने की जरूरत है? क्योंकि माजी के पेरिस मुआहदे को भी अगर देखें तो उसमें भी एग्जैक्टली वो पहले के जो पेरिस मुआहदे थे उस पे क्या जो है ना वो इकदाम हुए, क्यों कौन कौन सी फैक्ट्रीज जो हैं जिनको एनर्जी एफिशिएंट किया गया, कौन से उन्होंने काले धुएं बंद किए, कौन सी पोल्यूशन जो है वो उन्होंने बंद की, कौन सी फैक्ट्रीज जो हैं उनको उन्होंने ठीक किया कि हम हमारे जैसे गरीब ममालिक जो हैं वो उससे इफेक्ट ना हो। जैसे देखिए, जैसे FAO की स्टडी है 2018 की, वो क्या कह रही है कि 43% कंट्रीब्यूशन व्हीकलर पोल्यूशन का है। ठीक है, अब उस व्हीकल पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला इशू आ जाता है कि हमारे पास जो डीजल फ्यूल है फॉर एग्जांपल, तो उसमें सल्फर कंटेंट बहुत हाई है। अब उसको एड्रेस करने के लिए क्या करना है हमें कि हमें अपनी तमाम रिफाइनरीज को अपग्रेड करना ताकि वो जो फ्यूल है वो लो सल्फर कंटेंट वाला मिले, जिसके ऊपर ये तो काम तो हमने करना है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। हमारी जैसे एक आदमी रिफाइनरी इस पे जा भी चुकी है, तो वहाँ पे अब एक हमारा काम हो गया कि हमने करना है, और एक दूसरा काम है जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं जी कि हमने जो हमारे दूसरी इंडस्ट्री जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगने हैं। हमारी गाड़ियां जो हैं, जो पहले आपको पता है पुरानी टेक्नोलॉजी की बन रही थी, अब दुनिया के साथ हमने Euro 3, Euro 4 स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनानी है, तो अपने प्लांट्स जो हैं वो हमने अपग्रेड करने हैं। जो बातों से तो ये लेवल सारे नीचे नहीं आएंगे ना। अपनी इंडस्ट्री जो कि बहुत पुराने बाद हमारी इंडस्ट्री है, जो कि वहाँ पे मशीन्स हैं, इंजन हैं, बॉयलर्स हैं, उनको अपग्रेड कर दें। यानी एक एक चीज को, जाहिर है हम उस बॉयलर को उस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लेके आएंगे तो वो
एनर्जी एफिशिएंट बिल्कुल और सही। एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेगा ना। तो ये बिल्कुल सही। करने वाले तो हमारे अपने काम है, लेकिन उसमें कुछ बातें हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से ये जैसे डस्ट पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है हमारा, इतना जी। बड़ा इशू है कि मैं समझता हूँ जहाँ पे बाकी आलूदगी है वहाँ पे डस्ट मैनेजमेंट की बड़ी जरूरी है। अब डस्ट पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगी? जैसे मैं लाहौर की बात कर लेता हूँ, आपके जी। शुमारी लाहौर में जो हमारी जो जहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, जो वो एरिया है, ये बंद रोड के साथ साथ आप देख रहे हैं रिंग रोड के साथ साथ जी। वहाँ पे सड़क ही नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे फैक्ट्री का धुआं तो चले जो है सो है, वो तो उसको हम इन्फोर्समेंट के थ्रू कहते हैं एमिशन कंट्रोल सिस्टम जी। लगाए, सही। लेकिन वहाँ पे साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बिल्कुल जरूरत सही है। कहा, तो बिल्कुल इस- सही अब कहा। यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए बहुत जी, ज्यादा। जी। हमारे मुल्क गरीब है, उस हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। ख्वाहिशात तो हो सकती है, लेकिन उसको करने के लिए फिर आपको साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो बिल्कुल सही, फाइनेंशियल बिल्कुल सही। रिसोर्सेज, बिल्कुल। हुकूमत तो बहुत सीरियस है इसके अंदर। आपका बहुत कमेंट आ serious। गया और नसीम शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के, और आपने सही कहा कि हमें जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पैसा चाहिए इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए, और ख़ास तौर पर पोल्यूशन जो पैदा कर रही हैं चीज़ें, और उनसे निपटने के लिए हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा ये हमारे पास ममालिक तो नहीं हमें है। देते नहीं है। नहीं, और वो हमारे पास भी नहीं है। मैं ये यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि पैसा बिल्कुल चाहिए। और फिर जमीन, बिना अगर आप थोड़ा लोन दे सके, फाइनेंस कर आई सके। विश, लेकिन इस पर एक सजेशन काफी है हद जो तक मैं है। अभी ब्रेक में आपको दूंगी, एक नई सजेशन। पैसों पर या पोल्यूशन पर? पैसों पर। अच्छा, पैसों पर। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। ईद उल अजहा बिल्कुल करीब है, और ईद पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए LWMC के जो इक़दामात हैं उस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, आपको थोड़ा गाइड भी करेंगे इस हवाले से, और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है LWMC के साथ मिलकर काम करने की, इसके मुतालिक भी हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बाबर साहिबदीन मौजूद हैं, CEO LWMC स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल यार, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आलाइशों को ठिकाने लगाना, LWMC हमें बहुत एक्टिव भी नजर आती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर आलाइशें कई के दिन पड़ी रहती हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसमें कसूरवार कौन है, और इस बार LWMC का क्या प्लान है? ठीक है। इसमें ऐसा है कि LWMC ने, चूँकि ईद एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन है और इसमें ऑलमोस्ट कोई 3 दिनों के अंदर 60,000 टन के करीब जो एनिमल वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए हमने इसकी जो सारी प्लानिंग है वो 1.5 महीने पहले से शुरू की होती है। सही। इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लीटर्स इन्वॉल्व, बहुत बड़ी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, HR ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और फिर इसकी बड़ी अवेयरनेस की जाती है, और बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उन बैग्स को प्रोड्यूस कराया जाता है। जी। तो एक लार्ज ऑपरेशन है, और 24/7 जो है ये ईद के दिनों में चल रहा होता है। तो वो इंशाल्लाह विल इंश्योर के आपको कोई भी एलाइशें जो हैं, ऑफल्स जो हैं, वो ईद के ऊपर ठीक सड़क है। पे पड़ी हुई ना और जाए। बाबर साहब, अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, वो क्या तरीकाकार है जिस पर अमल करके हम सफाई को यकीन जो है ना उसकी हम यकीन दहानी कर सकते हैं, और हम अपने इलाके को साफ रख सकते हैं? क्योंकि ईद एक ऐसा मौका है जिस पर लोग कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन जगह जगह इस चीज का ख्याल नहीं करते। घर के बाहर हमें अक्सर आलाइशें नजर आती हैं, तो क्या वो मैसेज है जो आप लोगों को भी देना चाहिए जिस चीज का ख्याल रखें? इसमें देखें, जहाँ भी एलाइशें अगर पड़ी हुई हैं तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी LWMC की है उसको जी। कलेक्ट करना, लेकिन वो एक हमें बड़ी आसानी हो जाती है अगर वो उन एलाइशों को भी, जो हमने बैग्स बनवाए, हमने लाहौर में कोई 1.2 मिलियन बैग्स बायोडिग्रेडेबल बनवा के तकसीम कर रहे हैं। जी। तो आप जब जो भी लोग कुर्बानी करें, वो उसमें अगर इंश्योर करें कि वो जो एलाइशियाँ हैं उसको उस बैग में डाल के अपने घर के बाहर रखें, या फिर हमारा जो LWMC का स्टाफ है वो इसमें डोर टू डोर कलेक्शन करेगा। जिन जगहों के ऊपर भी कुर्बानी होगी वो इंश्योर करेंगे कि आपके घर पे वो आएँ और आपसे वो बायोडिग्रेडेबल बैग के अंदर उसको कलेक्ट ठीक है बाबर साहब, आपने अपने स्टाफ की बात की, तो आपके स्टाफ की तादाद क्या है? डू यू थिंक कि जो तादाद है वो काफी है इतने बड़े शहर को केटर करने के लिए? जी, हमारे पास तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो है ना वो सैनिटरी वर्कर्स अच्छा। मौजूद हैं, और ये वैसे तो हमारे पास बहुत सारी वेकेंट पोस्ट भी हैं। जैसे लास्ट 5-6 महीने में हमने 1,000 के करीब लोग जो कि काम नहीं कर रहे थे उनको निकाला भी है, जो कि गोस्ट एम्प्लॉइज थे। तो उसके बाद भी अभी तक जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल पीक के ऊपर है, हमें कोई ऐसी इश्यूज नहीं आई। लेकिन ईद के ऊपर हम कुछ टेम्प्रेरी हायरिंग भी करते हैं, जहाँ जहाँ हमें नजर आए कि यहाँ पे HR की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे 3 दिन के लिए HR को एंगेज भी किया सही। जाए। अच्छा, आपने बैग्स का जिक्र किया। अब लास्ट टाइम भी हमने देखा कि बैग्स के
कलेक्ट करने के डिफरेंट पॉइंट्स बनाए गए और वो इलाका वाइज बनाए गए, सोसाइटी वाइज बनाए गए और वहाँ आप जाके उस बैग को ले सकते थे। इस बार क्या तरीका है उसका? हमने लाहौर में हमारी 274 यूसीज हैं, हर यूसी के अंदर एक अवेयरनेस कैंप जो है वो बनाया गया है और उस अवेयरनेस कैंप्स में बैग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये हर यूनियन काउंसिल लेवल पे होंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक जो सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तमाम इस दफ़ा हमने जो जितनी भी हमारी मवेशी मंडियाँ हैं उनके बाहर हमने कैंप्स लगाए हैं जिनका स्पेसिफिक काम है बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। हर वो बंदा जो कि जानवर ख़रीदेगा, हमारा बंदा भी यहाँ पे मौजूद होगा, वो उस बैग को हमारे कैंप से जो है वो एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा व्यापारियों के थ्रू भी और डायरेक्टली भी हमारे बंदे जो हैं और वो। ट्रांसपेरेंसी को किस तरह यकीनी बनाया आपने इसमें? इसमें जो एक हमने काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया है जिसके सही। अंदर जितनी भी हमारी स्टेट ऑफ सोसाइटी हैं, ताजर हैं, तो हमने ताजरों को उनकी जो यूनियंस है उनके थ्रू, जो ट्रेड ग्रुप्स हैं उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कराई है। सही। इसी तरीके से जैसे, लेकिन इसमें सबसे अहम यह है कि जो मेरे अंदाजे में जो सबसे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप एट पॉइंट ऑफ सेल पे कर सकते हो, सही। ताकि हर वो बंदा जो कि वो कुर्बानी का जानवर अगर कोई ख़रीदता है तो वो मोस्ट लाइकली उस मवेशी मंडी से ख़रीदता है। तो उस अगर तमाम मंडियों में अगर हम ये इंश्योर कर लें कि जब लोग जानवर खरीदें तो वो हमसे एक बैग भी साथ। बिल्कुल सही। बिल्कुल अच्छा सही। बाबर साहब, आपने मवेशी मंडियों की बात की। अगर मवेशी मंडियों की बात करें तो वहाँ हमें गंदगी के ढेर नजर आते हैं और मवेशी मंडियां लगने से पहले भी वहाँ पर सफाई का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं होता। फिर और जो बाद में भी SOPs खास मंडी जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी तब भी गंदगी के ढेर नजर आते हैं और SOPs को उस तरह से फॉलो भी नहीं किया जाता। तो उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें देखें, जो लाहौर में ऑफिशियली हुकूमत ने अप्रूव्ड मंडियां हैं वो 9 हैं, ठीक है। 10 हैं। उन 10 मंडियों में LWMC जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एक मंडी जो है वो कैटल मार्केट कंपनी ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज खुद देती है, सफाई की भी। उसके अलावा बाकियों में हमारी टीम्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मशीनरी भी मौजूद है जो कि इंश्योर करेगी कि जितना भी वेस्ट वहाँ पे कलेक्ट हो, उस वेस्ट जितना भी वेस्ट जनरेट हो उसको कलेक्ट किया जाए और डिस्पोज ऑफ किया जाए। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, ये अब जरा ईद से हट के हम थोड़े सवालात हाँ जी, पूछते हैं। आम हालात की भी बात आम कर हालात लेते की हैं। बात करते हैं बाबर साहब, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ अरसे में लाहौर की सफाई पर तवज्जो नहीं दी गई। 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जब ये सुनने में आ रहा था फंड्स नहीं है हमारे पास और पैसे हमारे अभी तक हमें नहीं मिल रहे, फ्यूल नहीं है गाड़ियों के पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लाहौर में हमें सफाई सुथराई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। तो उसको किस तरह से यकीनी बना रहे हैं आप? जी, देखिए, हमने इसमें LWMC में जब पहले हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर से जो ये काम कर रहे हैं, अब LWMC इनसोर्स ये काम कर रही है, तो जब वो ट्रांजिशन पीरियड थी तो उस वक्त एक टाइम आया जिसके अंदर वाकई सफाई के बड़े चैलेंजेस थे। बट आई थिंक कि अब तो LWMC ने अपनी भी जो उसकी लर्निंग है वो काफ़ी हो चुकी हुई है और हमारे पास बड़ा एक अब जामिया प्लान मौजूद है कि पूरे लाहौर में 6000 हमारे कंटेनर्स हैं। वो कंटेनर्स की तादाद कम है, तो लास्ट 2-3 महीने में हमने 2000 के करीब नए कंटेनर्स भी बनवाए हैं। इसी तरीके से हमने बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर डिजिटाइजेशन की है LWMC की, जिसमें जितना भी हमारा काम है उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग अब हो रही है। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और इसके साथ साथ गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए, उनकी रूट्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इन सारे स्टेप्स के बाद जो वर्किंग है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। हॉटस्पॉट्स, मैं हॉटस्पॉट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे लोग जो हैं एक सर्टेन प्लॉट को कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ओपन हीप्स जनरेट होती हैं। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसे जल्द जो है वो क्लियर कर लें। बिल्कुल सही। हमने तमाम कंटेनर्स को भी और ऐसे तमाम पॉइंट्स को, तकरीबन लाहौर में कोई 650 के करीब हैं, उनको हमने जियो टैग कर लिया है। सही सही। अब वो हमारे पास मौजूद हैं, उनकी डेली पिक्चर्स भी हमारे पास रिसीव होती हैं। जबरदस्त। तो ये एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमें ये पता चल गया है कि इन जगहों के ऊपर जो है वो लोग कचरा फेंक के हीप्स क्रिएट करते हैं। तो उसकी अब हम जो सफाई है वो ज़्यादा स्पीडी तरीके से करते हैं। बिल्कुल सही। बाबर साहिबुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जहां LWMC अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, वहीं हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां कि जो वो बैग्स आपको मिलेंगे उसमें आलाइशें डाल के आप अपने घर के बाहर रख दें, LWMC उसको कलेक्ट कर लेगी और ये जिम्मेदारी आप ऐसे तरीके से अंजाम दें, इंशाल्लाह ईद वाले दिन भी लाहौर में कोई हमें गंदगी नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात।
एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बात करते हैं जनाब वजीर आजम की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम्स और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने पाकिस्तान के मुआशी नुक्ता नज़र से आगाह किया, जबकि वजीर आजम ने मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात का खाका भी पेश किया और उन्होंने कहा कि तौसीफ फंड्स जो हैं वो सहूलत के तहत नए जायजे के लिए तमाम पेशगी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ तयशुदा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है और उम्मीद का इजहार किया कि IMF के EFF के तहत मुख्तस फंड्स जल्द अज जल्द पाकिस्तान को जारी कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को तकवीयत मिलेगी और इससे अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ये मीटिंग्स कर रहे हैं और IMF के साथ इस मुलाकात में प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दूसरी जानिब है हमारे वफाकी वज़रा, जिनसे IMF से मुतालिक सवाल पूछा जाए तो वो बुरा मान जाते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि अब IMF हमारा प्लान A नहीं रहा। तो एक तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ IMF हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। मामला है क्या, आगे किस तरह चीज़ें चलेंगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से जब IMF से मुतालिक सवाल पूछा गया तो वो बुरा मान गए। क्यों वो बुरा मान गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हुआ क्या, आइए तफसील से जानते हैं। डॉलर न मिलने पर डार साहब घबरा गए। सवाल पूछने पर गुस्से की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गए। हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? कौमी असम्बली इजलास के बाद वजीर खजाना बाहर आए तो सहाफी ने पूछ लिया, मुआहदे में नाकामी क्यों हो रही है? सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर। इसहाक डार सवाल दिल पर ले गए। सिक्योरिटी अमले को मोबाइल छीनने का हुक्म दे दिया। क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी वजीर खजाना इस तरह के मौके पर टेम्परामेंट लूज कर चुके हैं। माहिर मुआशरत डॉक्टर कैस असलम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो वज़ीर आज़म की मुलाकात के हवाले से करेंगे। उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात हुई, क्या हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली में कामयाब हो पाएगी? जी मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि ये हुकूमत तो नहीं कामयाब होगी, क्योंकि IMF चाहती है कि एक इलेक्टेड 5 साल की गवर्नमेंट आए जिससे वो गुफ्तो शनीद करें। सही। मेरा ये भी ख्याल है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो अपनी कौम के साथ और IMF के साथ कोई ऑनेस्टली बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से शायद रिलक्टेंट है IMF इनसे बात करना। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ हुकूमती वज़रा जो है वो प्लान B की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब हर मुमकिन तरीके से IMF प्रोग्राम की बहाली की तगोदौ कर रहे हैं। ये एक्चुअली मामला है क्या, हो क्या रहा है? देखें बात यह है कि इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसे चाहिए, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और वो IMF के बगैर मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। इसलिए ये चाहते हैं कि IMF ऑन बोर्ड आए। प्लान B तो सिर्फ कौम को डराने के लिए है, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। बट एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि प्लान B बेहतर है, क्योंकि अगर आप चाइना से, UAE से, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट ले आए तो शायद आपका घर बेहतर होना शुरू हो जाए। बट एट द सेम टाइम IMF का ऑन बोर्ड होना इस गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सर लेकिन दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट की शराइत में भी ये शर्त है कि IMF के साथ आप ऑन बोर्ड होंगे तभी आपको हम भी लोन देंगे या इन्वेस्टमेंट देंगे, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखें बात यह है कि कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की हैं, वो ये हैं कि इनको ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा। जिस किस्म की इकोनॉमी हमने इतने सालों में चलाई है, जिस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिस किस्म के एक ख़ास तबके ने इस मुल्क से पैसा बाहर लेके गए हैं, और जिस तरीके से उस तबके ने बाकी कौम को गरीब रखा है, ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा। और वो ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ एक ही तरीके से दूर होता है कि अगर IMF कुछ गारंटीज दे दे, और IMF शायद रिलक्टेंट है वो गारंटीज देने को,
एक ऐसी हुकूमत जो मैंने पहले भी बात की, जो अपनी टेल एंड पे है। मैं ये नहीं कहता कि वो अनइलेक्टेड है, वो अपनी टेल एंड पे है। कुछ महीनों के बाद इलेक्शन होने चाहिए। इनको क्रेडिबिलिटी चाहिए जी। और वो क्रेडिबिलिटी IMF के और दोस्त ममालिक के एंडोर्समेंट के बगैर मिलती नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अब भी हुकूमत IMF को मुतमईन नहीं कर पाती तो अगला लाएमल क्या हो सकता है? देखें, बात यह है कि अगला लाएमल 2024 तक तो चीजें ठीक हैं। 2024 में दो मामलात हैं। एक तो यह है कि चीन के साथ कुछ कर्जे हैं जिसमें शायद चीन रोल ओवर कर देगा। उनकी शायद शराइत CPEC ही है और जो हमें भी जरूरत है। दूसरा जो है वो है जो हमने ओपन मार्केट में बॉन्ड्स दिए हुए हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तानी $30 बिलियन भेजते हैं उनकी कुछ थोड़ी सी खिदमत और की जाए ताकि वो ऑफिशियली भेजें, हुंडी के थ्रू ना भेजें। अगर वो हो जाए तो शायद वो पैसे भी हों। मगर जो असल मसला है वो इकोनॉमी को रिवाइव करने का है और वो रिवाइव नहीं होती नजर आती, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बैंक जो हैं, वो डॉलर में तब्दील करके इस मुल्क से पैसा बाहर ले गए हुए हैं। तो वो है जो असल मसला है। डिफॉल्ट होने का मसला शायद ना हो इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सही। अच्छा, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की। डॉक्टर साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर हवाला हुंडी इस्तेमाल करते हैं या किसी और ज़राए से पाकिस्तान पैसे वापस भेजते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ से पैसे ज़्यादा मिल रहे होंगे लोगों की प्रेफरेंस भी वही होगी। तो इस गैप को कम करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? क्योंकि पिछले दिनों ये गैप कम तो हुआ, लेकिन ये भी इस पर तज्जिया किया जा रहा है कि ये फेक तरीके से किया गया है। देखें, डॉक्टर साहब माहिर हैं फेक तरीके से चीजें करने के लिए। वो फर्ज करते हैं। इस दफा शायद उनके पास हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि स्टेट बैंक उनके साथ नहीं है, वो पैरेलल चल रहा है। बट एट द सेम टाइम बात यह है कि मेरा ये ख्याल है और बड़ी देर से ये ख्याल है कि आपको ओपन मार्केट से भी 5 रुपए या 7 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। PTI गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उन्होंने वो कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बैंक अकाउंट्स कर लिए थे। सो हमें ये भी नज़र आया कि जब उनकी गवर्नमेंट गई तो बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो PTI के साथ थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और शायद इस साल में $7 बिलियन कम ऑफिशियली आए जो पहले आते थे। तो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली IMF के बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मराहत देनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट के बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मराहत देनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट भी करें यहाँ और पैसा भी ऑफिशियली लाएं। जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक माइंड फ्रेम जो है वो करने को तैयार नहीं है। वो दुनिया के लोगों को तो खुश करने को तैयार है, पाकिस्तानी को खुश करने को इतना नहीं तैयार। ये माइंड फ्रेम बदलने की ज़रूरत है। जब तक ये माइंड फ्रेम नहीं बदलेगा, आपके जो मुल्क के लोग बाहर हैं और अपने घर वालों को पैसे देते हैं, वो हुंडी को ही इस्तेमाल करेंगे। शायद बहुत के लिए मुश्किल है ऑफिशियल चैनल्स। फिर आपने टैक्स भी तो बहुत सारे लगाए हुए हैं ना, आप डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहते हैं। इस दफ़ा शायद आपने कहा कि $1 मिलियन आप ले आए तो पूछेंगे नहीं, मगर सवाल यह है कि जिन्होंने वहाँ से भेजना है वो तो लीगल हैं। वो उनको आप पूछें या ना पूछें, उन्होंने वहाँ टैक्स दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप इजाज़त दे रहे हैं कि यहाँ से पैसे ले जाके वापस ले आए तो हम नहीं पूछेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। सो आपकी पॉलिसीज भी सिर्फ करप्ट लोगों को खुश करने के लिए हैं, ऑनेस्ट लोगों को आप खुश नहीं करते। सर, ताजर बरादरी ने भी एक ऑफर की थी हुकूमत को कि अगर हमारे मुताबिक आप डॉलर फ्लोट करें मार्केट में और हमें आप आज़ाद कर दें ट्रेडिंग में, अपनी जितनी भी ये आपने हमारे पे कदगने लगाई हुई हैं इनको ख़त्म करें, आप बेशक लोन हमारे से ले लें मंथली बेसिस पर। तो हुकूमत वो भी नहीं मानती। क्या उसकी रीज़न यही है कि कुछ लोगों को नवाजना है और कुछ को नहीं? जी, मेरा यही ख्याल है
कि आपकी एक ख़ास क्लास ऑफ पीपल है जिसमें शायद मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हो, जिसमें आपकी जुडिशरी भी हो, जिसमें आपके अपर लेवल पे पॉलिटिशियंस और अपर लेवल पे बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट हों। वो चाहते ही नहीं हैं कि ये मुल्क में उसके नीचे जो लोग हैं वो रेल पेल हो जाए। वो ये चाहते ही नहीं है। जिस तरह आपने दो किस्म के एजुकेशन सिस्टम रखे हुए हैं, दो किस्म के कानून रखे हुए हैं, दो किस्म के इकोनॉमिक फार्मूलेशन रखी हुई हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये माइंड फ्रेम जो कॉलोनियल बन गया है इस मुल्क में, वो मराते नीचे तक पहुँचाना उनके लिए अब शायद मुश्किल इसलिए है कि उनके जहन में नहीं आते आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। सो आई एग्री कि ये जो ताजा बरादरी ने किया है, इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो, मगर आप देखिए कि सॉल्यूशन आपने क्या ढूंढे कि आप आर्मी को ऑन बोर्ड लेके इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाएंगे, बजाय आप प्राइवेट सेक्टर को और ताजर बरादरी को ऑन बोर्ड लेके प्राइवेट सेक्टर चलाएं। सो आपका जो मॉडल है वो कैपिटलिज्म भी नहीं है। तो दुनिया में आपको लेना पड़ेगा ना, या चीन का मॉडल लें आप, या अमेरिका का मॉडल लें, या यूरोप का मॉडल लें। आप जो मॉडल लेना चाहते हैं वो यूनिक है, और वो शायद जो बात आपने भी की और मैंने भी की कि एक ख़ास तबके के नीचे मुरादें नहीं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से IMF भी खुश नहीं है। क्योंकि आप देखिए एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मुल्क यूरोप और अमेरिका और सऊदी अरब जिनके पास पैसे थे, अब उनके पास भी अपनी कौमों पे खर्च करने के अलावा पैसे नहीं है। वो कहते हैं अपने घर को ठीक करो, अपने अमीरों से टैक्स लो, वो आप करने को तैयार नहीं है। तो और जो बात मैंने पहले भी की कि जब यहाँ से पैसा बाहर चला जाएगा तो फिर आपको उन लोगों ने जिन्होंने पैसा भेजना है, वो लोकल ट्रेडर्स हों या पाकिस्तानी बाहर हों, उनको कहीं ना कहीं तो आपको उस लेवल पे प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा जो अपर एशेलॉन के आप एक खास तबके को देते हैं। आपको ये माइंड फ्रेम बदलना पड़ेगा, आपको रीवैम्प करना पड़ेगा चीज़ों को, वरना मिसाल के तौर पे आपने एक्सपोर्ट टैक्सेस क्यों रखे हुए हैं? अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको एक्सपोर्ट टैक्सेस उड़ा देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट जी। अच्छा, मगर हम लोन्स की बात नहीं करते आप। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह चाइना की लोन की बात की, हमें रोल ओवर में मिल जाएगा। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और उनके साथ जिस शराइत पर हम काम करते हैं वो थोड़ी अलग है, और IMF की शराइत कुछ अलग है। IMF की सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि आप रिफॉर्म्स करें और वो इदारे जो आपके खसारे में हैं उनको आप सबसे पहले प्राइवेटाइज करें। तो हुकूमत की तरजीह क्यों नहीं है? अगर ये इदारे हमें सालाना बुनियादों पर अरबों रुपए का नुकसान देती हैं और हमारे खजाने पर बोझ बनती हैं, तो ऐसी क्या मुश्किल है कि हुकूमत इनको प्राइवेटाइज नहीं कर पा रही? और अगर नहीं करती तो आइंदा IMF के प्रोग्राम में हम किस तरह जाएंगे, जिसकी कोशिश वजीर आजम साहब कर रहे हैं? देखें, इसमें मेरा ये ख्याल है कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि शायद कैपेसिटी ही नहीं है हुकूमत की चीज़ों को जो है रिफॉर्म्स ले आए। वो पिछली गवर्नमेंट, PTI गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी और ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सक रही जी। दूसरी बात ये है कि फिर वो जो हमने पहले बात की कि जो एलीट कैप्चर है उससे बाहर शायद निकलना कोई आसान काम नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपने जिस तरह मुआशरत के हवाले से अपना दिया कि आने वाले दिनों में हुकूमत को अब सही मानों में सख्त फैसले और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, वो सख्त और मुश्किल फैसले जो उनके लिए मुश्किल फैसले हैं, क्योंकि अवाम के लिए जो वो फैसले करते हैं कि टैक्स बढ़ा देते हैं वो तो सबसे आसान फैसले हैं, लेकिन सियासी बयान यही रहता है कि ये बड़े मुश्किल फैसले हैं कि हमने टैक्सेस नहीं लगा दिए। लेकिन ये बात भी सच है कि इकोनॉमी को संभालने के लिए और इसको सही तरीके से चलाने के लिए हमें कोई मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। ये जो स्टेट विद इन अ स्टेट वाला कल्चर है, इससे हमें निजात मिलनी चाहिए। और डार साहब की तो फिर क्या ही बात है ना, वैसे ऑफेंड बहुत होते हैं, मैंने नोटिस किया। डार साहब पता क्या कहते हैं जी, मुझ पर एक एहसान करना कि मेरे पर कोई एहसान मत करना, मेरे से कोई सवाल मत करना। नहीं, दोबारा
मुझ पर एक एहसान करना कि मुझसे IMF के बारे में कोई सवाल मत करना। वाह ये सही बैठा है। मुआशरत के बाद जल्दी से मौसम की बात करते हैं, क्योंकि सियासी मौसम भी इस मुल्क का ठीक नहीं है, मुआशी मौसम भी ठीक नहीं है, लेकिन असल मौसम में गर्मी की शिद्दत कितनी है, कौन कौन से इलाकों में क्लाइमेट चेंज के गर्मी इफेक्ट्स है हैं और ये गर्मी कब तक रहेगी, आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल क्या होगी, ईद हमारी कैसी गुजरेगी, ये सब जानते हैं बिस्मा और खान चलते से। हैं बिस्मा खान के पास। जी बिस्मा। मौसम के बदलते रंग और दर्जे हरारत के उतार चढ़ाव की बात करते हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 32 डिग्री रहेगा, जबकि मौजूदा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। रोशनियों के शहर कराची में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला अबर आलूद है। पंजाब के दिल लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारे की अगर बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 32 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। बलोचिस्तान के दारहुकूमत कोयटा के मौसम की बात करें तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। आज़ाद कश्मीर के दारहुकूमत मुजफ्फराबाद के मौसम की बात करें तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। तारीखी शहर मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 32 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और मतला अबर आलूद है। वादिये मेहरान के शहर सक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ी इलाके स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। खूबसूरत पहाड़ी शहर गिलगित के मौसम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 रहेगा, जबकि मौजूदा पारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और मतला साफ है। मौसम का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलते हैं सुनो पाकिस्तान। सो ओवर टू यू हिना एंड जमील। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गर्मी ही गर्मी है लेकिन 25 के बाद कहा यह जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला जो है मॉनसून की एंट्री की पेशगोई कर दी है जी महकमा मौसमियात ने कि 25 तारीख से बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है और ईद हमारी ठंडी गुजरेगी। ठंडी गुजरेगी, लेकिन पता है मुझे ज्यादा, लेकिन मंडी कब ठंडी होगी, मैं तो इस चीज का इंतजार कर रही हूँ। मंडी तेज है, मंडी बहुत तेज है भाई। जानवर खरीदने अभी आपने और कुर्बानी के और तो खरीदने, मैंने कल मैं गुजरी तो मैंने किसी से पूछा क्या रेट थे कल के? 2 लाख। हाँ? जी क्या 2 लाख का क्या? 2,80,000 की एक जोड़ी मिल रही थी बकरों की, ऑफ कोर्स। और आप सोच रहे थे बैल की बात करी होगी और बड़े जानवर की बात। 2,80,000 में तो अच्छा खासा बैल आ जाता होता है, लेकिन सिर्फ 2 बकरे आ रहे थे। 10-12 मन का। वो बकरे बहुत खूबसूरत थे माशाल्लाह, लेकिन 2,80,000 की वो जोड़ी थी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो गरीब आदमी अब कहाँ से कुर्बानी करेगा। और ईद पे मौसम की आपने बात की कि ईद ठंडी गुजरेगी, लेकिन बारिश के बाद की जो हब्स है ना, ओहो हो वो तो बहुत बुरी होती है। मानसून में अगर ये हब्स हो जाए तो वो बहुत ह्यूमिडिटी बहुत तंग करती है बिल्कुल, और उस तरह से ईद का मजा भी नहीं आता। लेकिन फिर भी लोग बारबेक्यू एंड लंच पार्टीज को काफी इंजॉय करते हैं ईद के मौके पे। हम उम्मीद करते हैं कि ईद सबकी बेहतर तरीके से गुजरे और ठंडी गुजरे, बस हब्स जो है वो कम ही हो। और अभी लेते हैं आमीन अभी लेते हैं अभी ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि नन्हे क्रिकेटर से जो कि पैदा लाहौर में हुए, 5 साल की उम्र में फैमिली के साथ वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए और 3 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये एक ऐसा शौक है जमील जो अगर बच्चों में बचपन से हो और उसको पॉलिश करने की कोशिश की जाए तो बच्चे बहुत ब्राइट हो जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स इनकी तारीफ कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं।
और बैटिंग इनकी भाई बहुत कमाल है। एवरेज इनकी जो है बैटिंग में वो आप ही बता दें। 2022 में विक्टोरियन मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट यूनियन अंडर 12 सतह पर इन्होंने जब खेला था तो इनकी औसत बैटिंग जो है वो 73.76 थी माशाल्लाह। और अभी फिर वो जा रहे हैं और खेलने के लिए मजीद उन्हीं से बात करते हैं और तफसील जानते हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। अहमद, आप बहुत छोटे थे, बहुत यंग एज से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो ये शौक जो है वो पैदा कैसे हुआ? मेरा शौक पहले पैदा हुआ सो माय अर्लीस्ट मेमोरी के बाबा आते थे घर आके और मेरे पास एक ग्रीन प्लास्टिक बैट था और उसके साथ में शॉट्स खेलता था और मुझे बहुत पसंद आता था। तो अहमद, हमें ये भी सुनने को मिला है कि आप लॉकडाउन में रोजाना जो है वो 2 घंटे अपने घर में प्रैक्टिस करते थे, तो उस दौरान फोकस जो है वो किस चीज पर होता था? बैटिंग, बॉलिंग, क्या चीज? सो ऑब्वियसली वो देयर वाजंट मच रूम, सो वो टाइट स्पेस थी, सो मेनली लाइक बैटिंग फोकस और बॉलिंग में वो ये फायदा होता था क्योंकि टाइट स्पेस थी तो एक्यूरेसी का आपका हेल्प होता था क्योंकि you could learn how to be accurate, you know, within a tight space. And obviously the main focus था like batting क्योंकि I could create different conditions जिसमें मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ और इम्प्रूव करता रहूँ, you know, despite जबरदस्त। तो अहमद, आप क्रिकेट में किन खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं? बॉलिंग और बैटिंग में आपको कौन पसंद है? So मेरा फेवरेट बैट्समैन स्टीव स्मिथ है because of his mental side, और मैं बाबर आजम और उस्मान ख्वाजा को भी बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और टेक्निकली बड़े करेक्ट हैं। बॉलिंग वाइज मेरे फेवरेट बॉलर्स जो हैं नेथन लाइन और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि मुझे उन दोनों की competitiveness बड़ी अच्छी लगती है and they're always determined, you know, to strive for their best and to get wickets. जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा अहमद रजा, आपने बताया कि आपको बाबर आजम भी पसंद है, तो क्या आप पाकिस्तान की टीम से खेलना चाहेंगे फ्यूचर में? मेरा अभी फ्यूचर प्लान है ऑस्ट्रेलियन टीम के खेलने के लिए। Okay, just like उस्मान ख्वाजा। Just like उस्मान ख्वाजा, yes. Okay. जबरदस्त। अच्छा ये भी बताइए कि एशेज सीरीज आपने फॉलो की, आपने देखा? Yes, मैंने देखा था पहला टेस्ट। So how did you like it? टेस्ट मैच। बहुत सेंसिटिव मैच था। वो बड़ा टाइट मैच था, which is pretty good, and I really liked Australia's, you know, resistance to let England get ahead. So they would always come back after England were, you know, ahead or had taken a lead, which I think was very good. All right. उन्होंने comeback बहुत अच्छा किया था। जबरदस्त। अच्छा अहमद, ये बताएं कि अब तक का बेहतरीन स्कोर क्या है आपका? कितनी विकेटें ले चुके हैं? मैंने अभी तक विकेटें 200 के करीब ली होंगी। मुझे लगता है। और बेस्ट स्कोर? बेस्ट स्कोर आई थिंक जी 7, क्योंकि अभी हमारी होती हैं जो यूजुअली वो रिटायरमेंट्स होती हैं, हाँ, तो वो हमको जब 50 तक रीच करते हैं, यू नो, ताकि सारे वो डेवलप हों, तो वहाँ तक मेरा हाई स्कोर अराउंड 70 है। ठीक है। और लेकिन जी अहमद रजा, आपकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्रिकेट के लेजेंड्स ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि वो लेजेंड्स केविन पीटरसन जैसे, वो कुमार संगकारा, वो मेरी प्रेज कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी मोटिवेशन के लिए होती है। लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट मैराथन रेस है, यू हैव टू कीप गोइंग, यू नो, आप रुक नहीं सकते, आपको इम्प्रूवमेंट करना होता है और इंशाल्लाह वो आप हाईएस्ट लेवल रीच कर लोगे। इंशाल्लाह। अच्छा अहमद रजा, ये भी बताओ कि आप स्टडीज में कैसे हो? क्योंकि अगर बच्चे एक तरफ फोकस कर रहे होते हैं, खेल में बहुत अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ब्राइट होते हैं, तो पढ़ाई में थोड़े 19-20 होते हैं। सो हाउ गुड आर यू? आप कितने अच्छे हैं पढ़ाई में? मेरी पढ़ाई बड़ी अच्छी जा रही है क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो
हमको वो जो क्रिकेट होती है इट ऑलवेज कम्स आफ्टर स्टडीज इन स्कूल। क्योंकि जब स्टडीज का टाइम होता है आपको स्टडीज पे पूरा फोकस होना पड़ता है, और जब स्पोर्ट्स का टाइम होता है पूरा स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आपको बैलेंस रखना पड़ता है। एब्सोल्युटली बैलेंस, पढ़ाई में ग्रेड्स भी अच्छे और फिर क्रिकेट में भी आप के इतने अच्छे स्कोर्स और बैटिंग भी करते हो, बॉलिंग भी करते हो और फिर विकेट कीपिंग भी कर रहे हो आप, उसका भी आपको शौक है। तो कोई चीज ऐसी है जो आपने छोड़ी हो? मुझे नहीं लगता कि कोई चीज है जो मैंने छोड़ी है अभी तक। ओके। तो जो लोग क्रिकेट सीखना चाहते हैं या फिर अच्छे क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? मैं कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क करते रहो एंड इम्प्रूव एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि क्रिकेट में मुझे लगता है कि आई ट्रीट इट एज के 5 एस्पेक्ट होते हैं। आपकी फिटनेस, आपकी मेंटल साइड, एंड देन बैटिंग, बॉलिंग, या अगर आप फील्डिंग करते हो या कीपिंग करते हो, ईदर वन। सो आई थिंक कि आपको सारे एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना होता है और हार्ड वर्क के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सक्सेस देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अंडर 12 आपने जब खेला तो कप्तान की हैसियत से आपने कुछ अवार्ड्स भी हासिल किए, उस जर्नी के बारे में बताइए, उस इवेंट के बारे में, और तब कैसी फीलिंग्स थी आपकी? हाँ, वो अंडर 12 रैप कार्निवल ऑब्वियसली वो एक ऑनर था कि कैप्टन करूँ मैं अपनी एसोसिएशन के लिए, और वो बड़ा अच्छा कार्निवल हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल में नॉकआउट हो गए, लेकिन we became the first team from our association to win 6 pool games and go undefeated in the group stage, which was quite an achievement. But then semi-final में हम हार गए, but overall like I think as a team हमने बहुत अच्छा किया और हमने expectations को exceed किया, and for myself individually I was very happy with my performances. That is what really matters. If you were happy with your performance, I think ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ अच्छा खेलते हैं और आपको उसमें खुशी महसूस होती है। अच्छा अहमद रज़ा, ये भी बताएं कि आपकी कामयाबी में आपके घर वालों का कितना अमल दखल है? हाँ, वो मेरे घर वालों के विदाउट देयर सपोर्ट वो मैं कहीं नहीं रीच कर सकता। आई एम वेरी ग्रेटफुल, सारे जो मेरे लिए दुआ कर रहे होते हैं, और मेरे मम्मा और बाबा जो हर दिन सैक्रिफाइस करते हैं, to help not only just me but my siblings as well, to help them improve. और मेरे जो सारे relatives हैं, अंकल आंटियाँ, वो मेरी नानो, मेरे नाना बू, मेरी दादो, वो सारे जो दुआ कर रहे होते हैं, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं। अरे स्वीट, दैट इज क्यूट। अच्छा अहमद, जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ये मैं लाइटर नोट पे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, तो आप किस टीम को सपोर्ट करते हो? दोनों को। तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है। क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहा हूँ, तो ये अब मेरा घर है, तो ऑस्ट्रेलिया को मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई और टीम के अगेंस्ट खेले अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं वहाँ बॉर्न हुआ हूँ। अच्छा, तो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा हो पाकिस्तान का, तो तब ऑस्ट्रेलिया को आप करते हो सपोर्ट? जी। नहीं तो दोनों को कर लिया करो। नहीं, ये क्या बात हुई? सपोर्ट तो एक टीम को ही करना पड़ता है। दोनों, हाँ, एक टीम को। आप ये क्या करो कि दोनों टीम्स जो हैं वो मेरी टीम्स है, जो भी जीतेगा मुझे खुशी होगी। That's what he's saying कि जब बाकी टीम्स के साथ पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा। We understand क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूँ। आप तब क्या करो, जैसे हम कहते हैं ना ये सब टीमें हमारी हैं, जब PSL हो रहा होता है तब आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच में ये क्या करो, ये दोनों टीमें हमारी हैं, ये झंडे सब हमारे हैं, ये टीमें हमारी हैं। अहमद रज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश यू लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इस तरह आप अपना हार्ड वर्क जारी रखें। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया का नाम भी रोशन करेंगे, क्योंकि आपका ये ख्वाब है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में आप खेलें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। और जमील, बेस्ट बात ये है कि बच्चे जब पढ़ाई के साथ साथ
अपने शौक को आगे लेकर चलते हैं। फिर बैलेंस की बात की, मैं इतना इम्प्रेस हुई Grades में भी कि अच्छा है वो इतना छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल अहमद रजा, 14 साल उनकी उन्होंने अपनी उम्र बताई, और इतनी यंग एज में अगर आपको ये समझ है कि पढ़ाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और उसके साथ साथ आपने बैलेंस करना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। फिर फैमिली सपोर्ट की। अहमद नाम के लोग मुझे काफी हार्ड वर्किंग हमेशा जिंदगी में नजर आए हैं। एक जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर जैसे हमारे प्रोड्यूसर है अहमद बिन नासिर, माशाल्लाह वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है और दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अनथक मेहनत। हमारे शो को 4 चांद लगाने के लिए वो तरह तरह के आइडियाज निकालते रहते हैं, खबरें निकालते रहते हैं, कुछ मिस ना हो, ये एंगल भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इस तरह जिस तरह अहमद रजा हमारे साथ था, माशाल्लाह बैटिंग भी, बॉलिंग भी, कीपिंग भी, सब कुछ छोड़ना नहीं है कुछ। ऑल इन वन। और फिर फैमिली की सपोर्ट अगर ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम अपने अहमद से भी यही सवाल पूछेंगे कि अहमद कुछ छोड़ना भी है? कुछ छड़ना भी है? कह रहे कुछ नहीं छोड़ना लेकिन ब्रेक ले ले। ब्रेक नहीं हम छोड़ सकते। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करते हैं क्रिकेट की। ज़का अशरफ की जानिब से एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कराने पर जो है वो ACC का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है। और 2 रोज़ कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका ये कहना था कि हाइब्रिड मॉडल को मैंने पहले ही मुस्तरद कर दिया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी दी। पाकिस्तान को मुकम्मल एशिया कप की मेज़बानी करनी चाहिए और जो अहम मैचेस हैं वो बाहर होंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल उनको पसंद नहीं आई। उनका ये कहना था कि ये मैचेस भी पाकिस्तान में ही होने चाहिए और पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल जो है वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान ज़हीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले नाइंसाफ़ी पे ही बात कर लेते हैं। वो जो उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, तो ये पीसीबी के साथ क्या नाइंसाफ़ी है? जरा सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जाना और आना ये नाइंसाफ़ी है। और दूसरी जो स्टेटमेंट ये हिना आपने बात की, ये एक खाम ख्याली तो हो सकती है, अब एक उनकी सोच तो हो सकती है, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका करना अब रादर इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बोर्ड के डिसीजन होते हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं होते कि आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं अब मानता। और आपके जो भी लेट्स सपोज आपने गवर्नमेंट लेवल पे भी देखा होगा, एक पीएम जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जो टीटी साइन हो जाते हैं आपके, ये नहीं होता कि दूसरा आता है कहता मैं नहीं मानता। एग्जैक्टली। उसको ये जरूर अपनी ओपिनियन दे सकता है कि जी मुझे इस पे रिजर्वेशन है या इसमें मैं ऐसे चाहता, मैं अगर होता तो, बट ये नहीं हो सकता कि आप एक साइन कर लें और सारा कुछ हो जाए, स्केड्यूल अनाउंस हो जाए और अब आप कहें जी मैं तो इसके हक में ही नहीं था। हम नहीं मानते, अब तो मानना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपका अब 11th वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, अब इन चीज़ों के ऊपर आप बात करें। अब होता क्या है कि आप अपना फेम गेन करने के लिए जब तक अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कॉन्ट्री बात नहीं करेंगे, आप समझते हैं कि शायद मुझे वो लाइमलाइट में मैं नहीं आऊँगा, तो आने के लिए कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में क्रिएट करना वैसे ही हमारा। आज ये अच्छी बात की आपने और ये बात करते हुए जो आप मुस्कुराए हैं ना, मैं पहुंच गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो वो आप इस तरह की स्टेटमेंट दे के मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की जगह सही आप कराते हैं। इस तरह आपको खुद चाहिए कि आप अब इतना बड़ा डेजिग्नेशन आपको मिलने जा रहा है। पहले भी हमने काफ़ी बात की थी कि हमें लगता था कि सेठी साहब इज़ इन सेफ हैंड। सेठी साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अभी 2-3 मंथ की बात है, शायद ये मुझे नहीं छेड़ेंगे और मेरा ये टेन्योर चलेगा, और चलना चाहिए भी था। बट होता क्या, टिट फॉर टैट वाली गेम है। उन्होंने भी जब रमीज़ राजा साहब गए थे तो रात के 2 बजे ट्वीट करके कहा कि इनकी जो रजीम है ख़त्म हो चुकी है, अब मेरा टाइम शुरू हो चुका है, और ख़ुद उनको भी अपने लिए ट्वीट करना पड़ा रात के 12 बजे। तो ये आपको पता चलता है कि आपको लाइफ इज कार्मा। कार्मा, यस। आपको खुद वो चीज़ें करते हुए सोचना चाहिए कल के आपके साथ भी हो सकती है, और उसी तरह ही हुआ। और मुझे ये लगता है इरफान सही साहब, दैट्स माय टेक, आई डोंट नो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं नहीं, मुझे लगता है नजम सेठी साहब ने बहुत ग्रेसफुली जो भी सिचुएशन को हैंडल किया। जो उनकी ट्वीट आई उस पर बिल्कुल वो उनका यही कहना था। देखिए मुझे ना उसमें वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उनको मानते हैं कि वो बड़े ज़बरदस्त चीज़ें घुमाते हैं, उनको आखिरी मैं आपको बड़ी छोटी से बता रहा हूँ कि एक दिन पहले तक भी वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं किसी तरह पीपल पार्टी को कन्विंस कर लूँगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। बट वो भी बड़े परसिस्टेंट थे, खासतौर जरदारी साहब के हमारा बंदा होगा। अब वो खैर पॉलिटिकल गेम है, वो अब इसी तरह चाह रहे थे कि उनका भी था कि शायद ये नहीं मानेंगे, हम इस चीज़ के एक इशू बना के और इलेक्शन में एक इशू के साथ जाएंगे जी। और अब नून लीग शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उन्होंने उनकी बात को एग्री कर लिया। और सेठी साहब ने जिस तरह कहा कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान,
तो पोलिटिकली तो वो और सिनेरियो में देख रहे हैं, बट इसका नुकसान इवेंचुअली एंड ऑफ द डे क्रिकेट को होगा कि आप अपनी एक गेम जो एक ही गेम आपकी तरफ फ्लरिश कर रही है या बेहतर चल रही है और एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, आप उसके साथ भी कर रहे हो। अभी एक और आपको मैं बताता चलूँ, ये इशू अभी इधर ख़त्म नहीं होने लगा, क्योंकि सेठी साहब ने आपने सुना होगा कि लास्ट डे जाते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती कर दी थी। अब उसके ऊपर बड़ी मीडिया में बात होना शुरू होगी कि ये तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने फिर वो क्लॉज जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की शेयर कर दी कि जी देखिए इस बेस पे मैंने किया और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। अब उस पे इन्होंने कल जो है वो तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नाम तब्दील कर दिए, वो डिसॉल्व कर दिए कमेटी जो बनाए गए थे, अब अपने नेम इन्होंने उसमें डाले हैं। अब चीफ जो कमिश्नर है हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है पीसीबी के, अभी फ़िलहाल वो जो है एड हॉक बेसिस के ऊपर एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं और 27 को इलेक्शन होगा। अब जब इलेक्शंस होगा तो जिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को उन्होंने इलेक्ट किया था और दूसरे जो अब आए हैं, आई एम डैम प्रीटी श्योर कि ये अब कोर्ट में लेके जाएंगे मैटर को, और इस पे अब ये लेजिस्लेशन होने की जरूरत है। इंटरप्रिटेशन के लिए आप कोर्ट में जाएंगे, क्या वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अगर कर सकते थे तो ये इनको पहले थोड़े वोट जा रहे हैं अभी क्रिकेट सियासत में भी। आपको याद होगा जब ज़का अशरफ साहब थे 2013 में और नदीम सेठी साहब आए चेयरमैन, तो ये 6 मंथ एक मंथ वो चेयरमैन रहते थे, एक मंथ वो रहते थे, कोर्ट एक दफा उनके फेवर में देती थी फैसला, फिर वो उनके फैसला आ जाता था। चलती रही। तो अभी ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो मैटर है ये गले की हड्डी बन चुका है, ये आपका चलेगा कोर्ट्स में। इरफान साहब, ये हर बेहतरीन चलती हुई चीज का सिस्टम क्यों लपेट दिया जाता है पाकिस्तान में? हाँ, ये हमारा फेवरेट काम है पाकिस्तान में क्या, ये हमारी सोसाइटी में भी ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली हम डेफिशिएंसीज और लूप होल की तरफ ज़्यादा जाते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो नहीं करते। आप जनरली देख लें ना, अपने घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर देख लें कि हम इन चीज़ों की तरफ, किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो हम उसको लूप होल को फ़ौरन पकड़ने की कोशिश करेंगे, रादर दैन कि अगर उसके अंदर 100 चाहिए, 99 अच्छाइयाँ उसको छोड़ देंगे, एक जो उसने मिस्टेक की है उसी को पकड़ के पकड़ेंगे। अच्छा, तो ये इसीलिए ये हमारे मुल्क का बिल्कुल अलमिया है। अच्छा, ऐसा कौम ही हम इस तरफ लगे हुए कि हमें नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है और पॉजिटिविटी हमारे यहाँ बिकती भी नेगेटिविटी ज्यादा है। हमें इस चीज को भी मानना चाहिए। हमारे यहाँ ड्रामा, नेगेटिविटी, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज लड़ाई झगड़ा, टॉक शोज की आजकल अगर हम बात कर लें, नो ऑफेंस, ऐसे भी टॉक शोज हैं जिसमें एक दूसरे को बस ब्लेम गेम, उसमें भी नोकझोंक, जिसमें लड़ाई हो रही हो, वो आप टिके रहेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ तक ये मामला जाता है। वो देखे ना, वो कहते हैं ना कि दुनिया सारी में जो एंटरटेनमेंट है वो ज्यादा देखी जाती है, न्यूज जो है वो 5 to 10% देखी जाती है। exactly. पाकिस्तान उल्टा है, इधर 90% जो एंटरटेनमेंट को न्यूज के अंदर या आप करंट अफेयर कह लें उसके अंदर एज एंटरटेनमेंट समझा जाता है, और बाकी जो कंटेंट है वो 10% देखा जाता है। पॉलिटिक्स में सर उसकी भी रीजन हमारे न्यूज में हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी एंटरटेनिंग है। वही कह रहा हूं ना, इसमें आ गया। देखिए ना, रोज ही कुछ सनसनीखेज हो रहा होता है हमारे मुल्क में। मैं रिफ्रेश करूं अपने अल्फाज को थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम कुछ बोलेंगे नहीं। जी श्योर। बेसिकली जो ड्रामों का स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, वो पता चल रहा होता है आगे क्या होने वाला है। जो हमारी सियासत का जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आप पता नहीं चलता कि अब पता चलता है में क्या ट्विस्ट अब पता चलता है सर क्या होने वाला है। सर अभी पता नहीं चल रहा आपको आजकल क्या हो रहा है। अब जब पता चल जाता है ना तो रातों रात डिसीजंस होते हैं। नहीं तो आपको फ्यूचर का तो पता चल गया होगा कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है। बात करें। That's all for today. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इरफान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू इरफान साहब, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।